आज के इस वेबिनार में जो भी हमारे श्रोता हैं उन सबका मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो आज जो सबसे पहले मैं डाबर इंडिया का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करने का। डायबिटीज मेलाइटस के विषय में, मधुमेह के विषय में क्या हमारे कंसेप्ट है और कैसे आज ये लाइफस्टाइल डिजीज किस तरह से, अभी जैसे बता रहे थे कि काफी तेजी से ये बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो विशेष करके जो आज के इस जो कार्यक्रम को करने में जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी जो कि जनरल मैनेजर है मार्केटिंग के, डॉक्टर बरिंदर राणा जी सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स मार्केटिंग है, डॉक्टर विवेक गायकवाड़ जी जोनल सेल्स मैनेजर, डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे सीनियर रीजनल हेड एंड हेल्थ केयर एडवाइजर हैं, जो इन सभी ने जो मिलकर के ये आयोजन किया है। तो मैं सबसे पहले इनका ही धन्यवाद करूंगा, इनके कॉन्ग्रेचुलेशन इनको दूंगा कि इन्होंने इस तरह का जो वेबिनार किया है। उसमें जो है आज जो ये विषय लिया है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है हमारी डायबिटीज मेलाइटस। जैसे कि हमारे इन्होंने बताया अभी कि सारे वर्ल्ड में इस टाइम पे जो है वो इसकी जो संख्या है मरीजों की, वो अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो डाटा है वो अबाउट 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक जो है डायबिटिक्स के पेशेंट्स हैं। और अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो इंडिया का जो है 10 करोड़ तक हम टच कर जाएंगे 2030 तक। और इसी तरह से जो वर्ल्ड का जो डाटा है, जैसे बता रहे थे अभी कि 36 करोड़ के करीब जो है 30 से लेके 36 करोड़ का डाटा जो है वो इस टाइम पे डायबिटीज मेलाइटस से जो पीड़ित हैं लोग, और वो भी अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो 55 करोड़ को ये टच कर जाएगा 2030 तक। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो बीमारी है ये इतनी बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर मतलब आयुर्वेद इसमें क्या कहता है और किस तरह से इसको मॉडर्न साइंस क्या कहती है, सारी बातों को आज हम और इसमें क्या हमारी भ्रांतियां हैं इसको हम टैकल कैसे करें, उसके बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं उसको भी मैं आज शेयर करूंगा आपसे। तो सबसे पहले तो मेरा जो है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या चर्चा की हुई है। जैसे कि अभी बता रहे थे डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे बता रहे थे कि ये जो डायबिटीज 20 प्रकार के जो मधुमेह प्रमेय है उसके अंतर्गत, क्योंकि हमारे निदान स्थान का जो चौथा अध्याय है चरक का और उसके साथ जो चिकित्सा स्थान का जो छठा अध्याय है उसमें इसमें डिटेल में प्रमेय का जो वर्णन किया हुआ है, तो उसमें जो इसमें डिटेल खास करके उन्होंने कहा कि ये जो 20 प्रकार के प्रमेय हैं, 10 प्रकार के प्रमेय जो है वो कफज प्रमेय बताए हैं और 6 प्रकार के पैतिक बताए हैं। उसमें से जो 4 प्रकार के जो है वातिक प्रमेय हैं उनमें जो है मधुमेह का जो जिक्र किया और इसको शोध्र में आचार्य सुश्रुत ने कहा, आचार्य चरक ने इसको एक जगह पे मधुमेह कहा और इसको क्योंकि ओज का क्षीण हो जाता है, ओज क्षय होता है, तो इसको ओज क्षय के नाम से भी इसका वर्णन मिलता है। तो जहां तक इसके जो एटियोलॉजी है, इसका जो कारण है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो सूत्र है आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है आस्य सुखम सुखम स्वपन सुखम दधिना, है ना, ग्राम उदिक, है ना, जल अनपान जला, जो ग्राम्य उदिक जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताई उन्होंने कि जो हमारा लग्जीरियस लाइफस्टाइल है, आस्य सुखम और स्वपन सुखम। आस्य मतलब हमारे जो गद्देदार बिस्तरों पे लेटना और बैठना वाला इजी लाइफस्टाइल जो है वो जो है हमारा इसका रूट कॉज है। जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसका जो रूट कॉज क्या है बीमारी का, क्योंकि इसकी जब तक ये लाइफस्टाइल डिजीज की एटियोलॉजी को अच्छी तरह नहीं समझेंगे हम इसकी चिकित्सा भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसको बड़े ध्यान से समझना होगा कि हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथों में जो एटियोलॉजी दी हुई है कि वो क्या है, आस्य सुखम सुखम स्वपन सुखम और दधिना जो दही का जो प्रयोग है, कर्ड का प्रयोग, इसका रूट कॉज बताया है उन्होंने, क्योंकि अभिसंधि पदार्थ है दही। फिर उसके बाद ग्राम्य उदिक अनुप्रसाम प्यासी जो लिखा है उन्होंने, वो क्या है, ग्रामीण जो भी हमारे एनिमल फूड है, जो भी नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जितने भी एनिमल्स का कोई, जैसे हम बकरे का मांस है या मुर्गे का मांस है या किसी भी चिकन का देते हैं, तो ये जो चीजें हैं या मछली का सेवन करते हैं, तो ये अनूप रसम प्यासी। फिर उसके आगे लिखा है नव अनपान में हमारा जो नया अन्न चला है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल अन्न था ये ना तो गेहूं थी ना ही हमारा जो है वो चावल थे। हमारा ओरिजिनल अन्न जो थे वो बाजरा, ज्वार, हमारी जो है रागी और हमारी ऐसी चीजें जो जिसका के हमारे मिलेट्स हैं। इसका जो ओरिजिनल अन्न है जिसको कोदो बोलते थे, कोदो जगह जगह पे आए चरक को पढ़े तो कोदो चावल का जिक्र किया हुआ उन्होंने। तो ये जो नए अन्न चले हैं उसको भी रूट कॉज माना है उन्होंने। वीट को तो बहुत बड़ा क्योंकि कॉज माना है, क्योंकि वीट जो है वो इसमें हमारा जो इस अन्न को जो है नए अन्न में, क्योंकि आजकल तो खैर अमेरिकन जो कणक आ रही है, इसका जो ग्लाइडिन है, ग्लायोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन है, इस पे बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसी चीजें जो है जो नव अन्न पान का जो
वर्णन किया है उन्होंने, ये जो है रूट कॉज है इस बीमारी का। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसका जो इसके साथ साथ जो हम उसका दूध के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, है ना, 85 का मतलब दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये जो है इसको जो भी कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार हैं, है ना, कफ कृष्ण सर्वम। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी प्रकार के प्रमेय हैं, अगर वो धीरे धीरे उसका अगर प्रॉपर हम चिकित्सा नहीं करते तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बोला, वो डायबिटीज मेलाइटस में, मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज जो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है हमारे सारे वर्ल्ड में, तो ये जो मधुमेह की बीमारी है, इसको जो डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम मॉडर्न साइंस में लेकर के कहते हैं। तो इसमें जो है इसका जो एटियोलॉजी मैंने बताई आपको, इसके आयुर्वेद के ग्रंथों में पूर्व रूप लिखे हुए हैं कि इस तरह से नख बढ़ जाना, इस तरह से मतलब सिम्टम्स है कि भाई एक आदमी जो है पहले अगर वो खड़ा है तो उसका दिल करता है कि मैं बैठ जाऊं, अगर वो बैठा है तो उसका दिल करता है कि मैं लेट जाऊं, और लेटा हुआ है तो उसका कहता है बिल्कुल सो जाऊं मैं। इस तरह की जो फीलिंग उसके होती है, और उसके जो ऐसे लक्षण है कि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णन दिए हुए हैं, वो आज के युग में बिल्कुल इसी तरह से ही मिलते हैं। जो आज की मॉडर्न साइंस की भी जो रिसर्च है, वो भी इसके ऊपर सेम लाइन के ऊपर काम करती है। तो जहां तक इसके जो एटियोलॉजी है और इसकी जो इसके कारण है, और जो इसके इस डिजीज को हम कैसे टैकल करें, है ना, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल में हमारी सभी आहार भी आ जाता है, हमारा व्यवहार आ जाता है ना, उठना बैठना जो है वो बड़ा दूषित हो गया हुआ है, हमारे विचार बड़े दूषित हो गए हैं। देखो ना, मधुमेह इसका नाम क्या है, तो हम जब मीठा हम खाते हैं तो मीठा खाने को दिल कब करेगा हमारा, जब हमारे अंदर जीवन में कड़वाहट आ जाती है ना। कब कहते हैं मूड फूड एंड फूड डिसाइड अवर मूड। हमारा जब हमारा मीठा खाने को तभी जी करेगा जब हमारे जीवन में कड़वाहट होती है। तो जब हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाती है तो हम जो है इसके जो अंदर से जो रहता है, जिसका मतलब उदासीन रहते हैं, जो मतलब हैप्पी नहीं होते हैं, जिसका मतलब पेट का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, वो लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। तो इसको जो आज के जिसके जो युग में जो हम देख रहे हैं कि इसको डायबिटीज मेलाइटस को जो I am sorry. You are not allowed to use conference service for तो 1 इसमें or less participants. हाँ, तो इसमें जो है हमें जो इस डिजीज को जो है देखना होगा कि भी इसमें किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो, है ना। मैं इसके जो इसके डीप कॉजेज हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा कि इसका जो रूट कॉज है वो हम कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज है, कार्बो मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड डिजीज है। परंतु जहां तक मेरी इसके ऊपर स्टडी है, ये ज्यादा जो है इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो हमारा फैट है। क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें तो हम मानते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की डायबिटीज बताई गई है। जो टाइप 1 है, जो कि छोटे बच्चों में देखी जाती है, उसमें तुम्हारा पैंक्रियास जो ग्लैंड है वो अपना प्रॉपर काम, उसमें इंसुलिन बनती नहीं है या बहुत कम मात्रा में बनती है ना। तो जो टाइप 2 वाले जो पेशेंट हैं, उसमें इंसुलिन बल्कि ज्यादा बनती है, उनमें इंसुलिन जरूर से ज्यादा बनती है, उसमें बल्कि रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन। जो फैट की मेटाबॉलिज्म है उसमें मेजर रोल प्ले करती है। कि हमारे नील बर्नार्ड ने एक स्टडी की हुई है, उसके ऊपर बताया उन्होंने कि ये जो डिजीज है, इसको अगर हमने ठीक करना है तो हमारे जो सेल्स में जो ग्लूकोज, जो हमारे वो जो सेल्स में जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि इंसुलिन तो एक चाबी है, इंसुलिन की चाबी जो है वो अपना ताला खोलेगी, रिसेप्टर्स को जाके खोलेगी। अगर रिसेप्टर्स के ऊपर कोई च्युइंग गम जैसा पदार्थ इकट्ठा हो गया हुआ है तो चाबी लगेगी नहीं। तो इसका मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें हमारा पैंक्रियास को कई साल तक, 30, 40, 50 साल तक की उम्र तक तो वो इंसुलिन काम कर रही होती है। परंतु जो क्योंकि हम जो हमारा जो है हमारा फैट की जो चीजें खाने से, जो कफ वर्धक पदार्थों के सेवन करने से क्या होता है कि वहां पे वो च्युइंग गम की तरह वहां पे वो है चिकना पदार्थ जो है, चिकनाहट वाला जो है वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें जो वो चाबी जो है अंदर घुसती नहीं है। जब वो चाबी घुसेगी नहीं तो फिर जो है वो इंसुलिन का, पैंक्रियास को और इंसुलिन बनानी पड़ती है। तो डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए जहां तक मैं समझता हूँ कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम सिर्फ फास्टिंग शुगर देख लेते हैं, पोस्ट प्रेंडियल शुगर देख लेते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हम मिस कर जाते हैं, खास करके टाइप 2, क्योंकि 95% जो लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है और वो ज्यादातर मोटे होते हैं, उनका ओवरवेट होता है और उनका जो है बेसिकली, जैसे हम पूर्व रूप की बात करते हैं, तो जो रूट कॉज मैं समझता हूँ वो फैटी लिवर है। जिन लोगों की जो है मतलब ओबेसिटी जो है वो जो एब्डोमिनल ओबेसिटी देखी जाती है, जिनके जो विसरल फैट, उनके लिवर के आसपास जो फैट कमोलेट हो जाता है, मसल्स में जो इंट्रामायोसेलुलर फैट है वो वहां पे लिपिड जो वहां पे इकट्ठा हो जाता है, उनके वजह से जो है डायबिटीज का वो उनको होने से पहले ये सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे लिवर की जो फैटी लिवर है, इट इज दी
प्रकसर, इसको अगर किसी को है और उसकी अगर बाय द वे शुगर कम भी आ रही है, वो जा रहा है डायबिटीज की तरफ, क्योंकि उसको अभी वो उसने ज्वाइन नहीं किया उस डायबिटीज वाले एलाइट क्लब को, जब तक कि उसको क्योंकि उसका लेवल नॉर्मल आ रहे होते हैं, परंतु वो फैटी लिवर का पेशेंट होता है। फैटी लिवर वाले पेशेंट में क्योंकि फैट की अकोमोलेशन होती जा रही है, और वो जो है उसका जो डे बाई डे जो है वो उसका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन ज्यादा बनाता है। तो हमें जो है डायबिटीज 2 वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो करना होता है कि उसका जो है जो इंसुलिन है वो उसकी कितनी बनती है। इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन जो है टाइप 2 वाले डायबिटीज पेशेंट का मैं समझता हूँ कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को आज फैटी लिवर के जो पेशेंट हैं उनको अगर वो उनका फैमिली हिस्ट्री भी अगर उनकी है तो उनको ज्यादा उनकी फास्टिंग इंसुलिन आती है तो वो उनको जो है इंसुलिन के लेवल बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। तो उनका अगर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन की चाबी जो है वहां काम नहीं करेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज मैं समझता हूँ वो है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस, लेप्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जैसे इंसुलिन मैंने बताया कि इंसुलिन की कमी से जो है इंसुलिन जो है वो अधिक बनने से जो है टाइप 2 डायबिटीज होती है, और इंसुलिन जो कम बनती है, जो नहीं बनती, उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो ये दोनों एक बड़ी भ्रांति है। मैं अक्सर देखता हूं कि जो चिकित्सा की जाती है या जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है इंसुलिन को बढ़ाने वाली औषधियां, जैसे कि हम करेला, आप एक साइड पे हम कहते हैं कि ये वातिक प्रमेय है, इसमें जो दस्त दूषय है और मेद भी उसमें एक दूषय है, तो हम जो उसमें है कफ को मतलब को कम करने वाले पदार्थों को दे देते हैं, परंतु वात का ध्यान ना रखते हो कि वातिक प्रमेय में हम करेला, नीम, जामुन ऐसी जो औषधियां देते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको बल्कि वो इंसुलिन को और बढ़ा देते हैं। इंसुलिन को और बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि वो टाइप 1 वालों के लिए तो ठीक है, परंतु टाइप 2 वाले पेशेंट्स को अगर हम करेला, नीम देंगे तो उनको कॉम्प्लिकेशंस, उनको पैरालिसिस हो सकता है, उनको न्यूरोपैथी की जो साइंस हैं वो, क्योंकि वात और बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम एक साइड पे कह रहे हैं कि वातिक डिजीज है, वातिक प्रमेय है, तो उसको वात के दोष को तो ध्यान में रखेंगे ना। तो करेला, नीम तो वातवर्धक आहार विहार है ना, उसमें तो अगर हम उन चीजों को देंगे टाइप 2 वालों को तो उनके जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं बजाय कि उनके कम। ये जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दूसरा जो भ्रांति हमारे इसमें जो ट्रीटमेंट में देखते हैं कि हम इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिजीज ही मान लेते हैं कि ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है। मैं समझता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, जैसे हमारे आयुर्वेद में ग्रंथों में उन्होंने सारे वो जो कफवर्धक दूध के पदार्थ है, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। अगर आज हम टाइप 1 वाले पेशेंट्स को सिंपल दूध बंद कर देते हैं, क्योंकि दूध में ये पाया गया है कि कैसीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन का एक एमिनो एसिड कैसीन जो है वो जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो क्योंकि उसकी शक्ल जो है बीटा सेल्स जो है, पैंक्रियास के बीटा सेल्स जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के जो वहां से जो बीटा सेल्स होते हैं उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि कैसीन के मॉलिक्यूल की होती है। तो वो जो है उसको कैसीन को भुलेखे में कैसीन को मारने के बजाय जो है वो बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे कि ऑटोइम्यून डिजीज का जन्म होता है। तो रूट कॉज जो है वो दूध है। दूध अगर हम किसी टाइप 1 वाले पेशेंट का सिंपल दूध बंद कर देते हैं तो उसके जो इंसुलिन की जो पैंक्रियास की बीटा सेल्स है वो अपना प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब डायबिटीज के पेशेंट कोई हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंट टेस्ट ये करवाना होता है कि उसका सी पेप्टाइड टेस्ट करवाइए कि उसके बीटा सेल्स कितना काम कर, उसका होमा IR करवाइए। होमा IR जो होमोस्टैटिक जो है मॉडल असेसमेंट रेशियो है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन टेस्ट को भूल जाते हैं, हम सिंपल फास्टिंग शुगर करवा लेते हैं, PP करवा लेते हैं, HbA1c करवा लेते हैं, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है मैं समझता हूं कि उसका जो है लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है या इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड और उसके साथ साथ जो है इस टेस्ट को करवाना बहुत जरूरी होता है, जो आपको बता रहा हूं कि ये जो होमा IR है, इसके होमा IR के ये जो 3 टेस्ट है अगर हम कर लेते हैं उसके बेस पर हमें डायग्नोज उसको जो दवाई देनी होती है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आज हमारे पेशेंट्स का खून मीठा होता है, आज उसका खून मीठा है, सिर्फ ब्लड में चीनी है, परंतु हम उसको ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे उसके ऑर्गन्स मीठे हो जाते हैं। गया तो किडनी फेलियर हो रही है, किसी का हार्ट में मिठास चलेगी ज्यादा तो हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में चली जाएगी मीठा, क्योंकि हम उसको जोर दे करके जो कोई और इंसुलिन बढ़ा करके, ऑलरेडी वो इंसुलिन उसके ज्यादा है टाइप 2 वाले पेशेंट जो कि 95% हैं, उसमें बहुत बड़ी भूल हो रही है कि हम जो है, मैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के डाबर के इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं दिल से कि उन्होंने ये जो मैसेज देना चाहता हूं इसको सभी लोग जो है मेरे जो श्रोता सुन रहे हैं
अपना नोट करें, क्योंकि ऐसी औषधियां फास्ट टाइप 2 वाले पेशेंट्स को, जिससे कि इंसुलिन और बढ़े, वो गलत है। उससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गन जो है वो और मीठे, एक चैची भरा हुआ है कपड़ों से, हम उसके ऊपर और प्रेशर डाल के उसमें उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और डाला जाए। तो पेनिसिलिन जो इंसुलिन है वो टाइप 2 वालों में ऑलरेडी ज्यादा बनती है, जो स्टिमुलेट करे उसको पैंक्रियास को, उन लोगों को जो है वो नुकसान हो जाता है उससे। और खास करके जो वातिक चीजें हैं वो उसको और भी उसको जो है वो न्यूरोपैथी वगैरह के साइन जो है उसमें आ जाते हैं। तो हमें इसमें बड़ा ध्यान रखना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने होंगे, सी पेप्टाइड करवाना है, होमा IR करवाना है और इंसुलिन जो है फास्टिंग करवानी है, ये 3। इसके साथ जो है वो लेप्टिन रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था। लेप्टिन क्या करता है? लेप्टिन भी एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे मोटे आदमियों का, क्योंकि जो कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं वो पतले हो ही नहीं पाते, वो कहते हैं मैं बिल्कुल भूखा रहता हूँ, तो भी उनका क्या होता है, उनकी क्रेविंग होती है मीठा खाने की, उनके कई बार ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, उनका हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। यहाँ लेप्टिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, इस टाइप की जो है उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पेशेंट्स में, क्योंकि लेप्टिन का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन को ये कहता है कि भाई आप फैट को जला दो, ये ब्रेन को ये कहता है कि अब खाना जो है स्टेटेटी, अब खाना जो है पूरा हो गया, पेट को उसको कह देता है कि अब जो खाना और नहीं खाना है ना। जहाँ पे फैट अक्यूमुलेट हुआ है उसको भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टोर से वो हटाता है। तो अगर वो लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है, वो इस तरह का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हमने 3-4 मिठाई खा ली है और उसके बाद एक गजरेला भी आकर के मीठा आपके सामने रख देता है, तो आप कहते हो नहीं अब तो उसका टेस्ट ही आएगा, क्योंकि रेजिस्ट हो गया, मीठा आपके ऊपर ओवर रेजिस्ट हो गया। इसी तरह जब में हो जाता है तो वो लोग जो है वो जितना मर्जी कोशिश करें वो फिर वो मोटे ही रहते हैं, पतले नहीं होते, उनका वेट नहीं कम होता। तो इसको भी ध्यान रखते हुए हमें जो है क्योंकि इसको बनाने वाले फैट सेल्स हैं, तो फैट सेल्स से ही लेप्टिन निकलता है। तो फैट सेल्स को जो हमने कम करने के लिए हमें जो है उसको, क्योंकि जो शुगर है हमारी नॉर्मल हम ब्लड में जो देखते हैं वो सिर्फ 5 ग्राम होनी चाहिए। सिर्फ 1 चम्मच चीनी जो है हमारे सारी बॉडी में, हमें सिर्फ 1 चम्मच की रिक्वायरमेंट होती है। हम कई बार कहते हैं कि मैं चाय का 1 चम्मच चीनी तो एक चाय में, परंतु एक जो रोटी है, जो 20 ग्राम की रोटी है, उसमें आप हैरान होंगे कि उसमें जो है 90% उसमें ग्लूकोज बनता है अंदर जाकर के, और एक रोटी में 4 चम्मच चीनी होती है। हम कई बार कहते हैं कि मैं चाय तो बिना मीठे के ले लेता हूँ, पर एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो एक रोटी एक्स्ट्रा खाने का मतलब आपने गेहूं की खास करके उससे आपने 4 चम्मच से लेकर 6 चम्मच तक जो चीनी है वो आपने ऐड कर दी है उसमें। तो इस चीजों का ध्यान रखना होगा कि ये जो ग्लूकोज है, अच्छा ये स्टोर कितना होता है, हमारा जो लिवर है उसकी कैपेसिटी जो है वो फैटी एसिड की फॉर्म में वो जो है इसको स्टोर करता है। तो उसके जो अंदर है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स में जो है लगभग 100 चम्मच जो है चीनी स्टोर हो जाती है। लगभग 500 ग्राम जो चीनी है वो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है, और हमारे जो लिवर में जो स्टोरिंग कैपेसिटी है लिवर की वो 20 चम्मच तक होती है। तो जब हमारा फैटी लिवर होने लग जाता है, हम ग्लूकोज लेते जाते हैं और फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। फैटी लिवर का लिंक मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, तेल और घी से नहीं है। हमारे जो है एनिमल, उसका जो रूट कॉज है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा चीनी है। गुरु I am कहते हैं गुड़ के sorry, जो you are पदार्थ है। not allowed to use conference service for तो ये जो चीजें हैं 1 ये वाली, ये or जो, less participants. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो अगर ज्यादा रहेगा तो वो जो है फैटी लिवर हो जाता है उससे, तो वो जो उसमें स्टोरेज हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो मसल्स में हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में मैंने बताया, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ कि डायबिटीज के मेलाइटिस के पेशेंट को अगर हमने क्योर करना है तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्या है, उसके जो मसल्स है उसके फैट को जो है उसको मस्कुलर टिश्यू बनाना है। उसको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि उसके मसल्स बने, चाहे वो जिम ज्वाइन करे, चाहे वो जो मरकोला करे, मरकोला एक्सरसाइज होती है, या कोई भी ऐसी चीजें करे जिससे कि हमारे उसके फैट के जो टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाए मसल्स में। जब तक फैटी टिश्यू को मसल्स बनाने के लिए कई लोग कहते हैं कि सिंपल वॉकिंग करो, आप 45 मिनट की वॉकिंग करो। वॉकिंग से डायबिटीज मेलाइटिस ठीक होने वाली नहीं है, नो डाउट कि एक एक्टिविटी है, इट इज एक्टिविटी में और उसमें जो हमारी एक्सरसाइज में बहुत डिफरेंस है। हर घंटा जैसे भोजन स्टार्ट करते हैं, भोजन स्टार्ट करने से 1 घंटा 40 मिनट में जब तक हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज भी करते हैं, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज में मरकोला आती है, या हमारा सिंपल सीढ़ियां चढ़ना, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, सपोज हमने 120 सीढ़ियां या 200 सीढ़ियां तक, मैं कहता हूँ 200 से 300 तक भी अगर कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो उसका जो है पीपी लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली चेक करके देख सकते हैं कि जैसे आप भोजन स्टार्ट करते हो उसके 1 घंटा 40 मिनट के बाद आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करें तो आपका जो है, क्योंकि वो मसल्स में 500 ग्राम तक की जो है चीनी स्टोर हो जाती है, जो कि फिर हमारे काम आती है। जब हमारा मस्कुलर टिश्यू बनने, मसल्स में जितने हमारा मस्कुलर टिश्यू बनेगा उतनी हमारी ग्लूकोज जो है वो
उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में इस बीमारी को जो है बड़ा स्पष्ट कह दिया, उन्होंने कह दिया कि इसमें जो है वातिक प्रमेय मधुमेह का जो जिक्र किया उसमें असाध्य रोगों में माना है, और उसमें कहा जिसमें पूर्व रूप के साथ अगर कफज प्रमेय भी आता है, पित्तज प्रमेय भी आता है, तो भी जो है, क्योंकि वो सारे अल्टीमेटली मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी असाध्य रोगों में माना है। बाकी कफज प्रमेय क्योंकि उसमें सेम दोष दूषे एक जैसे हैं, तो उसकी जो चिकित्सा हम करते हैं तो उसमें तो कह देते हैं कि ये मृत साध्य है, परंतु उसको कष्ट साध्य का है, पैथिक व्याप्य का है उसने। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में जो असाध्य रोग माना हुआ है, इसके लिए फिर आयुर्वेद ने ये भी तो सूत्र दे दिया कि जब हमारे जो है, क्योंकि जब चिकित्सा करनी है तो उसमें क्या रोग मादो, सबसे पहले उसने कहा कि निदान परवर्जनम चिकित्सा, है ना। जब तक हमने निदान परवर्जन कर देंगे, हम निदान को ढूंढ लिया कि उसका कारण जो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसके लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, हमें जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस लेवल रहते हैं जो स्ट्रेस को हटाना होगा, गुस्सा करने की आदत है तो उसको छोड़ना होगा, हमें मेडिटेशन करनी होगी, हमें खूब सारी एक्सरसाइज ऐसी करनी होगी, चाहे जिम ज्वाइन कर जिससे मसल्स बने। हमारे सिंपल वॉकिंग से हमारी डायबिटीज ठीक होने वाली नहीं है। खास करके जो हमारा एब्डोमिनल फैट है, जो हमारे एब्डोमिन के आसपास जिसको घेरा कहते हैं हमारा, वो 34 इंच से ज्यादा, 34-35 से ज्यादा अगर किसी के पेट का घेरा हो रहा है तो वो समझिए कि वो डायबिटीज आज नहीं है तो उसको होने वाली है। क्योंकि जब तक ये जो बेली फैट है उसको हम कम नहीं करेंगे, जब तक विसरल फैट को हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि मेद धातु का, मेद को हमें उसका दूषय माना है, तो मेदो जो है, मेदो की जो चर्बी है वो वहां पे कमुलेट होएगी, तो वो जो है इसका रूट काज जो है डायबिटीज का। क्योंकि इस पर ध्यान देना होगा कि हमें जो है अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखना होगा, हमें इसका जो अपना होमा, इसका जो लेप्टिन रेजिस्टेंस का ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट का जो इसका डायबिटीज के बारे में, क्योंकि सभी लाइफस्टाइल डिजीजेज में मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 पॉइंट, वो एल्कलाइन है। हमारे मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स एल्कलाइन नेचर के होते हैं, परंतु हमारा आहार विहार जो है वो एसिडिक है, तेजाबी मादे वाली चीजें हम ज्यादा खाते हैं जिसकी पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है ना। कोका कोला, फेंटा कोला, जो भी हमारे ऐसे पदार्थ जो एसिडिक नेचर के है ना, वो सारे के सारे जिसके पीएच वैल्यू कम है, जो एल्कलाइन फूड नहीं है, वो शुगर को कभी भी ठीक नहीं होने देंगे, जो मर्जी करें हम। हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा एसिडिक भोजन जो है उसको हमें त्यागना होगा, हमें अल्कलाइन अपना जो है भोजन करना होगा, जिसमें हमारा घिया है, काली तोरी है, टिंडे हैं, पेठा है, कद्दू है, चप्पन कद्दू, जो भी अल्कलाइन, नारियल का पानी है, इस तरह की चीज। और जहां तक फलों का सवाल है, क्योंकि हमारे जो है शुगर में हम सोचते हैं कि जो गुड़ वैकृतम का कहीं भी फलों का जिक्र नहीं किया चरक ने या सुश्रुत ने किसी भी, क्योंकि फ्रूट्स का जो मीठा होता है वो फ्रुक्टोस होती है, उसके साथ हमारा इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं होता। नो डाउट कि अगर हमने ज्यादा फल खाएंगे बहुत ज्यादा तो हमारा फैटी लिवर तो हो सकता है, परंतु उसके साथ साथ है, मगर शुगर को इमीडिएट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको नहीं बढ़ता। जैसे मैंगो ही है, तो मैंगो मैं समझता हूँ कि ये डायबिटीज के पेशेंट्स को, जिसकी अगर, क्योंकि वो रिपेयर भी होते हैं, तो हमारे जो फलों का मीठा, क्योंकि उसकी अल्कलाइन नेचर होती है, तो जो सेब है, पपीता है, अमरूद है, अंजीर है, इस तरह के जो फल है अगर हम इसका सेवन करते हैं अपने में, तो हम जो है अपने, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि डेली का हमारा रूटीन जो है, जो उसमें हमें दूध के प्रोडक्ट्स की, जैसे हम चाय से स्टार्ट करते हैं, अक्सर हमारा नाश्ता क्या होता है, कोई चाय का प्याला होता है, उसके साथ एक आधा बिस्कुट ले लेते हैं। तो बिस्कुट में भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा है, और वो जो है वो उसी तरह का रिफाइंड फूड है। तो सबसे जो दुश्मन नंबर 1 मैंने बताया कि फैट है, फैट को चीजों को अपने अवॉइड करना है। घी है, मक्खन है, कोई भी तेल की मात्रा से 2 चम्मच से ज्यादा नहीं देनी। डायबिटीज पेशेंट्स को जो है अगर वो तेल की मात्रा ज्यादा रखते हैं, कोई तला हुआ भोजन खाते हैं, तो उनका जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उनका लेप्टिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उनकी फैट की देर बढ़ती जाएगी। फैट की देर बढ़ती जाएगी तो उससे जो है वो हमारी जो है चाबी जो है वो अपने ताले में लगेगी नहीं, और वो जो है शुगर का लेवल कम होएगा नहीं। तो एक तो हमने ध्यान रखना है कि अपने फैट को जो है उसका फैटी, इसको केवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिजीज ना मान के इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द फैट जो है उसको ध्यान में रखना, और पर्टिकुलरली एनिमल फैट। एनिमल से जो प्राप्त होने वाला फूड है, जो फैट है, वो डेंजरस है हमारे जो अखरोट, क्योंकि प्लांट्स को तो परमात्मा ने पावर ही नहीं दी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की। चाहे हमारे अखरोट है, चाहे हमारे बादाम है, चाहे काजू भी हैं, वो भी कोई इसको, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जो पावर दी हुई है एनिमल फूड में है, और सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो कौन है? दूध। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध को टोटली बंद कर दें, दूध की बनी, क्योंकि जो 85 वर्ड चरक ने दिया है, क्योंकि जो रूट कॉज जो बताया उन्होंने, दही का जिक्र किया और उसके साथ दूध के प्रोडक्ट्स जो बताए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ दूध, क्योंकि दूध इज ए वाइट पॉइजन, इसका अगर हमने डायबिटीज के पेशेंट टाइप 1 वाले में तो मैं बताया ही है, क्योंकि उसमें जो है वो इसको 49% जो है दूध में जो इसको इसमें, क्योंकि इंसुलिन जैसा ही कैसीन को वो उसमें होती है, तो जिससे कि शुगर का लेवल बढ़ता है। तो बीटा सेल्स
कमजोर हो जाते हैं या उसका काम करना बंद कर देते हैं। परंतु जो टाइप उसमें जो दूध में हमारा IGF होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो भी जो रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के वो रुक जाता है, वहां पे वो जो है चिपक जाता है, वो झूठी मतलब इंसुलिन की चाबी बन जाती है जो कि ताले को खोल नहीं सकती। उससे भी जो है IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो भी दूध में है। फिर एस्ट्रोजन लेवल जो उसका भी ज्यादा है, फिर पेस्चराइजेशन की वजह से होमोजेनाइजेशन, सो मेनी फैक्टर्स जो कि डायबिटीज को एनहांस करते हैं, हमारे जो है हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं, तो वो जो है उसको हमने छोड़ना होगा। तो एक तो मेरा सब को बंद करना होगा, और दूसरा हमें जो मीठे पदार्थ तो ठीक है डेफिनेटली नहीं, परंतु जहां तक फ्रूट्स का क्वेश्चन है, फ्रूट्स में क्योंकि एल्कली होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, वो एसिडिक नहीं होते हैं, वो मोस्टली वही फ्रूट्स करने हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारा स्टार्ट एक स्मूदी से हो जाए, जैसे कि किसी दिन पालक के पत्ते, किसी दिन अपना उसमें बाथू के पत्ते हैं या चुलाई के पत्ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमारा जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में वो थोड़ा अंतर है। सारे का सारा मॉलिक्यूल सेम होता है। क्लोरोफिल जो तभी प्लांट का उसको ब्लड कहते हैं, प्लांट ब्लड। उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल में होता है वो मैग्नीशियम होता है, और हमारे जो इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन में जो सेंटर में क्या होता है उसका जो है वो आयरन का होता है। तो आयरन से भी बेटर है मैग्नीशियम है, जो कि हमारे वो कैल्शियम और उसके बाकी जो मिनरल्स हैं उसको भी जो सेट राइट करता है। तो उससे जो है हमारी मैग्नीशियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे क्रैम्प्स वगैरह नहीं पड़ते डायबिटीज वालों को। तो वो जो है अगर प्लांट बेस्ड डाइट हम उसका जूसेस पीना शुरू कर दें, जैसे चुलाई के पत्तों का, जैसे बाथू के पत्तों का, जैसे अपना पालक के पत्तों का, ऐसे 10-12 पत्ते 100 ग्राम के करीब इसके लीव्स ले लिए जाएं, उसके बीच में जो है तो धनिया के पत्ते डाल दिए, थोड़े से जो है जो पुदीने के पत्ते हैं या तुलसी के पत्ते हैं या कड़ी पत्ता है या पान का ही पत्ता है, उसमें डाल करके 3-4 पत्ते उसके डाल दें, और उसके बीच में थोड़ा दालचीनी डालें, काली मिर्च डालें, काला नमक डालें, थोड़ा नींबू निचोड़ दें। इस तरह का जो एक जूस बना के, एक आधा फल जो है, जैसे कभी सेब डाल दिया, कभी नाक डाल दी, कभी उसमें अनार का डाल दिया, तो इसका अगर स्मूदी बना के चाय की जगह वो पीनी शुरू कर दें, उसके साथ बादाम है या अखरोट है या थोड़ा काजू है, अंजीर है या किशमिश, क्योंकि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बड़ी जरूरत होती है। हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि 3 ही कॉज मैं बताऊंगा कि जो मॉडर्न साइंस से जो अभी जो लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर, एक तो हमें फैट को कंट्रोल करना होगा, एक हमें जो है अपना ऑयल की मात्रा को कम करना होगा, दूसरा हमें जो है एसिडिक फूड को बिल्कुल त्यागना होगा, तेजाबी मादे वाली चीजें जो है, और रिफाइंड चीजों को टोटली बंद करना होगा। रिफाइंड आटा है, रिफाइंड चावल है, रिफाइंड बिस्कुट, जो भी बंद पैक्टों में चीजें आती हैं उनको बंद करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉज है इसको डायबिटीज मेलाइटिस जो आज इतनी बढ़ती जा रही है। हमारा आहार विहार, क्योंकि खाना पीना जो दूषित हो चुका हुआ है इसकी वजह से, और हमारे स्ट्रेस लेवल का भी बड़ा ध्यान रखना होगा कि हमें जो है अपने आप को अंदर से खुश रहना होगा। हमारी जो मेडिटेशन करना और अपने आप को मतलब जैसे कहना भय, बीमारी का शब्द भी भय से बना हुआ है ना, जब हम कंटिन्यूसली भय रखते हैं, कहते हैं ना क्रोधात पित्तम भयात वायु, है ना, लोभ से जो है कफ का प्रकोप होता है, भय से जो है वायु का प्रकोप होता है, क्रोध करते हैं तो पित्त का प्रकोप होता है। तो ये जो मानसिक कारणों को भी, जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको भी, हर चीज का डर 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 है ना, फोबिया जो है वो बहुत बड़ा काज है, उससे बचना है हमें, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। और साथ में जो है हमें अपनी जो डाइट में, मैंने बताया कि इसमें जो है 3 चीजों का अपने मेन ध्यान रखना है, और इसमें तो मैंने बताया कि फैट का जो है उसका ध्यान रखना है, दूसरा हमें एसिडिक चीजों का त्याग करना है, तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसकी हमारे सेल्स की जो रिपेयर हो सकती है, दैट इज दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मैंने जैसे आप बताया कि हरे पत्ते जो हैं उसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फलों से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनका सेवन जो है वो अधिक करना होगा। और हमें जो है रॉ मटेरियल जो चीजें हैं, कच्ची चीजें, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम उसको गर्म कर देते हैं, पका देते हैं, तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन हैं जिसकी के डायबिटीज के पेशेंट्स I को am अगर हमने sorry. You are not allowed to use conference तो हमें service जो है for सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है विटामिन डी। 1 विटामिन डी का लेवल जो or है less वो हमें जो है participants. धूप में थोड़ा सा घूमना, उससे हमें मिलती है विटामिन डी, है ना, उसके जो है 11 से लेके 2 बजे के बीच में हमें थोड़ा सा जाना चाहिए, जिससे हमें धूप जो है तभी विटामिन डी मिल पाती है। या बहुत अर्ली मॉर्निंग भी हम अपनी एक्सपोजर दे सकते हैं बॉडी को, उसमें हमें एक्सरसाइज करें। और विटामिन डी जो है वो मैं समझता हूँ अगर 60 से ऊपर रहती है तो ठीक है, अदरवाइज विटामिन डी के लिए कोई ना कोई विटामिन, कोई सैशे लें या कुछ भी लें, विटामिन डी का लेवल जो हमें अपना मेंटेन करना होगा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज B12। B12 की जो है वो, क्योंकि न्यूरोपैथी में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
B12 जो है हमारे रिपेयर के लिए बड़ा जरूरी है। जो हमारे पैंक्रियास के सेल, बीटा सेल्स अगर आप दोबारा से बढ़िया काम करें, और उसके लिए हमारा जो है B12 का जो है वो लेवल, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि B12 देखना होगा कि 450 से कम नहीं होना चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट जिसको हो चुकी है उसका B12 रेगुलर चेक करें, अगर वो 450 से कम आता है तो उसके लिए उसको कोई ना कोई हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया, क्योंकि इसका जो बनाने वाले जैसे जो हमारा जैसे कांजी है या ढोकला है, क्योंकि इसका ना तो ओरिजिन प्लांट से है ना एनिमल से। देखा गया है कि जो एनिमल फूड खाते हैं उनको भी विटामिन B12 कम होता है। बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट में होते हैं, हमारी बड़ी आंत में। ये फर्मेंटेड फूड है, जैसे कांजी है ना, खमीरा किया हुआ आटा या खमीरा जो है वो इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमारे जो है, एक तो हमारे अन्न को हमें चेंज करना होगा, जैसे मैंने बताया कि कणक और चावल, ये जो नव अन्न के अंतर्गत आते हैं, हमारा जो ओरिजिनल अन्न है उसको हम भूल गए हैं। बाजरा इज ए मिरेकल फॉर डायबिटिक पेशेंट। हमारे जो मिलेट्स हैं, सबसे बढ़िया तो मैं समझता हूँ कि फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, इसको डायबिटीज पेशेंट्स को लेना चाहिए। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। उसके साथ साथ जो है बारयार्ड मिलेट्स आते हैं, कंगनीज बोलते हैं, कोदो मिलेट्स, है ना। मुझे याद आता है कि वाणी में गुरु नानक देव जी ने भी बड़ा जिक्र किया कि भाई लालो और भागों का, जब आटे के बारे में जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि भागों की रोटी में से, जो कनक की रोटी में से खून निकला, और लालों के उसमें से वो कोदों के चावल का बड़ा उन्होंने प्रचार किया था। उन्होंने चाहा था कि सारे पंजाब में जो है कोदो की जो है उसका प्रचार हो। और इसके ऊपर हमारे जो एक, मैं तो कहूँगा मिलेट्स के किंग हैं खादर वली, आप लोग उनको समझ सकते हैं कि उन्होंने मिलेट्स के ऊपर बहुत काम किया है। मिलेट्स के ही प्रयोग से हम डायबिटीज को हम जीत सकते हैं। मिलेट्स के ऊपर हमारा जो है, जिसमें हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी नव अन्न उदक पंच का जिक्र किया है, तो वहां पे हमारे जो आ जाता है ओरिजिनल अन्न, है ना, उसमें कोदो है, जिसको कोदो मिलेट्स कहता हूं मैं, और बार्नयार्ड मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, इसके साथ हमारे लिटिल मिलेट्स हैं जिसको स्वाक के चावल कहते हैं, है ना। रागी जो है वो एक नॉर्मल है, वो ज्यादा भी नहीं देना। बाजरा है, बार्ले है, इसका प्रयोग करें, है ना। कनक और चावल अगर खाने हैं तो अपने को जो, या फिर कनक अगर बहुत ही अच्छी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो खपली कनक है, जिसको हम कहते हैं MR व्हीट जो है वो हमारी ओरिजिनल एक देसी कनक है, पुराना अन्न है हमारा। उसको अगर हम वापस लाएं, खपली कनक की खेती हो हमें मिले, तो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कंट्रोल रहेगा। जो आज के नए अन्न है, खास करके अमेरिकन अन्न, या जो आजकल के मध्य प्रदेश की कनक चली हुई है, दूसरे जो चले हुए हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात के मैसेज देना चाहूंगा कि जो मिक्स किए हुए हैं विद 3-4 अन्न को इकट्ठा मिला के खाना, ये बिल्कुल, ये 3-4 अन्न जो है, क्योंकि आयुर्वेद में का है अन्न, किसी की तासीर गर्म है, किसी की ठंडी है, ज्वार है, बाजरा, इसको मिक्स करके नहीं देना। चावल खाना है तो सिर्फ चावल खाइए। इस दिन फॉक्सटेल मिलेट्स खाते हैं तो फॉक्सटेल मिलेट्स लीजिए, बार्नयार्ड मिलेट्स खाते हैं तो बार्नयार्ड खाइए, अगर आपने वो प्रोसो मिलेट्स खाते हैं तो प्रोसो खाइए, अगर आपने लिटिल मिलेट्स खा रहे हैं तो लिटिल मिलेट्स खाइए, दो खाइए, है ना। एक ब्राउन टॉप मिलेट्स भी आते हैं, ये बहुत अच्छे प्रकार के मिलेट्स हैं। इन प्रकार के मिलेट्स का एक तो सेवन करें। और एक जो है डायबिटीज को अगर अपने आप को ठीक करना है, तो इसके लिए जो, जहां तक हमारी मेडिसिन का क्वेश्चन है, उससे हमारी ऐसी औषधि जो हमारे ब्लड में शुगर को निकाल के ऑर्गन्स में डालें, मैं उसके लिए कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करें। अब मैं किसी पर्टिकुलर औषधि का नाम, जहां तक हमारे जो अपने जो डाबर कंपनी की जो मेडिसिन, जैसे बसंत कुसुम का रस है, मैं उसको यूज करता हूँ ऐसे, क्योंकि उसमें मेरा जिंक है, हमारे उसमें बॉडी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोस हैं, जो उसका प्रयोग करना बहुत बढ़िया है। हमारा जो ऐसे जो मधु रक्षक है, या हमारी जो टेबलेट्स ग्लाइको इन्होंने बनाई है, जो ग्लाइकोडैप की, है ना, इस फॉर्मुलेशन में भी जो है, यहाँ तक वो टाइप 1 वाले पेशेंट्स में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि जिसमें केला नीम का प्रयोग है वो टाइप 1, जिसमें इंसुलिन बढ़ानी है, जिसमें हमारी इंसुलिन ऑलरेडी बनी है, जिनको हमें चेक करना होगा कि जिनकी ऑलरेडी इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं, उसको मेडिसिन बड़ी सोच समझ के देनी होगी। उसको लाइफस्टाइल को चेंज करना है, उसको खाने पीने से ही उसकी, क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिजीज है। टाइप 1 जो है वो जेनेटिक, उसके हमारे हेरिडिटरी पेरेंट्स से आई हुई है। और कई बार तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो हमारा जो जैसे टाइप 1 वाली पेशेंट्स है, जिसमें इंसुलिन, वहां पे इंसुलिन बढ़ाने के लिए, जैसे करेले को माना गया कि प्लांट इंसुलिन होता है ना, उस तरह की चीजों का प्रयोग वहां करना तो जस्टिफाइड है। तो जहां तक हमारी जो भस्मों की जो चिकित्सा है, जैसे हमारी नागभंग भस्म है या नाग भस्म, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखते हैं, इनका प्रयोग करना, या जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंस, जैसे मैं अभी बता रहा था कि विटामिन डी की जरूरत होती है, विटामिन B12 की जरूरत होती है, हमारे मिनरल्स है, कैल्शियम है ना, कॉपर की है, ये सारी जो अपना मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो लेवल्स हैं, इसको भी हमने ध्यान में रखना होगा। और इसमें जो हमें फ्रूट्स का सेवन करना है। तो मैं एक छोटा सा
एक चार्ट शेयर करना चाहूंगा कि डायबिटीज के पेशेंट को अपना दिन का जो है, अगर आज के इस लाइफस्टाइल डिजीज को हमने जीतना है तो आज के युग में इसको कैसा हमारा रहन सहन हो। एक तो सबसे जो चीज है वो चाय का त्याग करना होगा। चाय क्योंकि एसिडिक है, एसिडिक मीडिया वाली जो इन्फ्लेमेटरी है वो डायबिटीज के पेशेंट से, क्योंकि वो बीटा उस भी हमारी जो है इसकी जो एसिडिक मीडिया हो जाता है, जिसके लिए हम आते हैं HSCRP। HSCRP 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो इन्फ्लेमेशन होती है यही कॉज पता चला है कि वाले नहीं है, बल्कि इन्फ्लेमेशन हो गई है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस है। क्योंकि अगर आपके अंतरियों के जो एंडोथेलियल लाइन में इन्फ्लेमेशन है, जो कि हमारे एसिडिक आहार, तभी जो डायबिटीज वाले पेशेंट मोस्टली हम देखते हैं कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होती है, और एसिडिटी जो है अल्टीमेटली लीड करती है उससे, क्योंकि HSCRP बढ़ जाता है, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। वो जो है उसको फिर उसको चाय वाली चीजें और जो एसिडिक चीजें हैं उसको टोटली बंद करनी, क्योंकि रिपेयर ऑफ दी पैंक्रियाज में वो मुश्किल खड़ी करती है। हमें रिपेयर करना है, क्योंकि इट इज ए रिवर्सेबल डिजीज, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम इसके लिए मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि इट इज, क्योंकि जो जहां तक ये कहते हैं कि ये इसको मैनेजमेंट करे, फिर तो दवाइयां खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। अभी हमारे जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है जिसको लंघन कहते हैं, लंघन है ना, लंघनम परम औषधम कहा गया है। तो अभी नोबेल प्राइज मिला है अपना जापान के हैं डॉक्टर योशिनोरी ओशिमा। योशिनोरी ओशिमा ने क्या काम किया, आयुर्वेद के इसी कंसेप्ट को हाईलाइट किया वो। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइप 2 वाले पेशेंट जो हैं उनको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो इट कैन गिव ए मिरेकल रिजल्ट। ये जो थ्योरी चली हुई कि थोड़ा खाओ बार बार खाओ, थोड़ा खाओ बार बार खाओ, ये जो थ्योरी के साथ दोस्ती बना के एक ऐसी वाइफ बना रहे हैं जिसके साथ सारी जिंदगी रहना है। अगर इसको आपने रिवर्स करना है तो आप अननेसेसरी अपनी बॉडी को लोड मत कीजिए, बीच बीच में फास्टिंग कीजिए, लिक्विड डाइट को रखिए, एल्कलाइन डाइट पे रहिए, और ज्यादा अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो अन्न के जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिससे बढ़ता है उनको चेंज कीजिए। तो आप इससे कर सकते हैं, अपने पैंक्रियास को भी ठीक कर सकते हैं। आपका जो है आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, लेप्टिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, आपका जो एसिडिक मीडिया चेंज हो जाएगा, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखेंगे, विटामिन डी और विटामिन B12 के जो लेवल्स को मेंटेन करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो डायबिटीज है वो बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। अगर आप इससे बिल्कुल निजात पाना चाहते हैं कि हमारा 2030 का जो है वो भारत में 10 करोड़ की बजाय उसकी संख्या कम हो जाए, तो एक ही रास्ता है कि हमें अपने इस लाइफस्टाइल डिजीज के लिए अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना होगा। हमें जो मैंने बताया कि हमारा जो दिन का स्टार्ट है वो एक स्मूदी से होना चाहिए। स्मूदी में मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार दोबारा से कर लीजिए, जैसे एक दिन पालक का लेना है तो पालक, एक दिन बाथू का लेना तो बाथू, एक दिन चुलाई का लेना तो चुलाई, एक दिन अपने मूली के पत्ते लेना तो मूली के पत्ते लीजिए, आपने उसका लेना है चुकंदर के पत्ते लेना चुकंदर के पत्ते, जो भी पत्ते आपको मिलते हैं उनके पत्तों का आप यूज करेंगे। उसके 12 पत्ते हो तो 15 पत्ते हो जाएं, बड़े हैं तो 8 से 10 पत्ते ले लीजिए। उनके यहाँ तोल के लेना तो 100 ग्राम के करीब ले लीजिए। उन पत्तों को लेकर के उसको अपने गर्म नहीं करना है, धो लेना है अच्छी तरह से, धो करके उसको जो है वो उसमें मिक्सी में को पीस देना है। उसके बीच में जो है धनिया के पत्ते डाल दीजिए, 4-5 पुदीने के डाल दीजिए, उसके जो पुदीने के साथ तुलसी के डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए, पान पत्ता डाल दीजिए, जो भी आपके अवेलेबल है उन पत्तों का, सदाबहार के पत्ते भी डाल सकते हैं आप। उसके जो है अपने मोरिंगा लीव्स हैं वो वंडरफुल काम करते हैं, इन पत्तों का भी बीच में आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पत्ते इसके साथ उसका अगर आप स्मूदी बना के उसमें फल डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मीठा ना हो, है ना, सेब का प्रयोग कर सकते हैं, नाक का भी, अमरूद, दालचीनी से मिरेकल। दालचीनी जो है डायबिटीज के पेशेंट के लिए वरदान है। सिनेमन का ऊपर बहुत काम हुआ है, सिनेमन का जो प्रयोग जरूर करना है। उसमें फिर लेमन का यूज करना है, क्योंकि अंदर जाके अल्कलाइन टी करता है, लेमन एसिडिक नहीं रहता है। उसका का प्रयोग करना चाहे तो आंवला भी डाल सकते हैं, क्योंकि आंवले का भी बात मधुर है ना, कहते हैं आंवले का खादा तो सियाने का क्या बाद में पता लगता है, तो आंवले का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो आप अपना करें, जिससे कि आपका जो है वो स्मूदी बन जाए बढ़िया। उसमें काली मिर्च डालें थोड़ा, है ना, करेगी ताकि वो पेनिट्रेशन जो है उसके अंदर जो है वो इंसुलिन की चाबी प्रॉपरली लगे। तो ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च का प्रयोग करें, उसमें थोड़ा सा वो अपना काला नमक डाल दिए टेस्ट के हिसाब से, और उसके बीच में आप जो है इसी तरह से भुंजा टी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट करना होगा। अगर आप इसको बीमारी को जीतना चाहते हैं, दूध की एक बूंद भी नहीं देनी। दूध अगर बंद कर देंगे तो आप उसका मिरेकलस रिजल्ट देखेंगे। आपकी कोई गोली कोई खा रहा है तो उसकी डोज जो है वो कम हो जाएगी इमीडिएटली। तो ये है, मतलब अगर
की चाय नहीं पीनी है, दूध की जो चाय की बजाय अपने सिंपल ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में जैसे उसका जो डिप क्वालिटी आती है, या चाय की पत्ती उस जो है थोड़ा नींबू डाल के, थोड़ा उसमें दालचीनी डाल दें, या पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ी अदरक डाल दें, इस तरह की चीजें डाल के वो जो है, जिसको हुंजा टी हम कहते हैं, उसका प्रयोग करें, है ना। उस बॉडी का जो है वो उस एसिडिक नहीं होगा वो मीडिया, तो वो आपके जो तेजाबी मादा जो नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज जो है रिवर्स होने लग जाएगी। तो आई थिंक इसमें कोई मतलब आपको मैंने डिजीज के जो जहां तक क्वेश्चन है इसका, क्योंकि आयुर्वेद ने जब असाध्य कह दिया तो बड़ा क्वेश्चन मन को खटकता है, फिर क्या करें, तो लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि निदान परवर्जन की बात तो की है उन्होंने यहाँ तक कहा कि चिकित्सा वो धात्वे में से चिकित्सा भी कारणम कर्म तस विषामतम। फिर वैद्य को ये भी तो कह दिया कि तुम जो है फिर उसको जो जो मर्जी क्रिया करो, चाहे उसको प्राणायाम कराओ, चाहे योग कराओ, चाहे कोई भी, उसकी जो धातुओं का बैलेंस करो। जब उसको बैलेंस करने के लिए जब ऐसे विधान भी दिए, एक जगह पे ये कह दिया चरक ने कि विकार नाम कुष्टम न जीर्यात कदाचिन ना ही सर्व विकार नाम तो सिद्ध तस्माद विकार प्रकृति, देखो प्रकृति अधिष्ठान प्राणी समुत्थान कर्म समाज ज्ञान आत्मा नाम नासा रोग। जब ऐसे ऐसे सूत्र दे रखे हैं, तो हमें आयुर्वेद के उन प्रिंसिपल्स को उन मॉडर्न लाइंस के ऊपर को उसका समावेश करके उसको एक ऐसा समन्वय बनाइए। हमारी जो है, अगर उन्होंने दही का कहा है, उन्होंने एनिमल फूड का कहा है, तो हमें एनिमल फूड को मना करना होगा। डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी डायबिटीज को ठीक करना है तो उसको बिल्कुल टोटल वैगन डाइट करना होगा। दूध को हम वैगन डाइट में फूड ही मानेंगे, क्योंकि सोर्स एनिमल ही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो लैक्टोबैसिलस का होता है, तो थोड़ा सा तक्कर का सेवन कभी कभी जैसे गर्म, तो उसका थोड़ा सा सेवन, तो एक उसमें, तो ऐसी चीजों का हल्का सा सेवन करने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत, अदरवाइज इट इज नॉट गुड के को जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करें। पनीर तो बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और जो एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट जो है वो जो चीजें हैं वो इसको बिल्कुल बंद करना होगा। तो इस तरह का अगर हम आहार विहार का प्रयोग करेंगे, इस तरह का रहन सहन होगा, हमारी जो है थॉट प्रोसेस जो है, डेली मेडिटेशन करें, कुछ अच्छा सेंटर जाके अपने आप को जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी जीवन में संतुष्टता रहे, है ना, खुशी रहे, है ना। हैप्पीनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर टू क्योर डायबिटीज। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, हंस में चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो हमारा जो पेट है वो गड़बड़ होगा। हमारे अगर किसी का गुस्सा करते हैं तो गुस्से जिस पर किया जाता है उसका इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि हमारा अपना नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एसिड ज्यादा बनेगा, तो वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो हमारी अल्टीमेटली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को लीड करेगी, है ना। क्रोधात पित्तम तो कहा ही है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसके मतलब जो है एक अपने अंदर के जो डर है, फोबिया है, उसको निकालें। और इसको जो है हमारे, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज में आती है, तो लाइफ स्टाइल में हमारे सब कुछ देखना होगा, हमारा रहन सहन, सोने का टाइम, खाने का टाइम, है ना, पूरी निंद्रा लें। नींद की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारी रिपेयर जो है वो 7 से 8 घंटे जो नींद जो है डायबिटिक पेशेंट को जरूर देनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो है 3 जो स्तंभ लिखे हुए हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में, ब्रह्मचर्य है ना, उसमें उन्होंने दिखाया निंद्रा का है, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो 3 जो स्तंभ बताए हैं, इसका पूरा ध्यान दें कि आहार जो है ना, पथ्य सती पदार्थस्य किमोचि निषेवितम, पथ्य असति पदार्थस्य किमोचि निषेवितम। अगर डाइट्स आर रॉन्ग, नो नीड ऑफ मेडिसिन, डाइट्स आर राइट, नो यूज ऑफ मेडिसिन, है ना। जो फादर ऑफ मतलब मेडिसिन को हिपोक्रेटिस कहते हैं, तो वो भी तो ये वो कह के गए भाई जो है लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हमें अपने फूड को ध्यान रखना है कि फूड जो है हमारा, एक डायबिटिक अगर किसी को हो गई है तो उसको हमें इसको जीतना है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से। वो जो हमारी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको हटाना है। जो हमारा ये सूत्र जो चरक का जो 6ठे अध्याय में जो 4था श्लोक है, जो आसेना वाला, ये जो सूत्र है हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि यही रूट कॉज है। क्योंकि कफ को आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा, और आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है कि मेदो धातु जो है, वही जो चर्बी है, वही रूट कॉज डिफरेंट हो, टाइप 1 वाले के लिए मेडिसिन डिफरेंट हो। टाइप 1 वालों को हमें इंसुलिन बढ़ाने हैं, इंसुलिन बढ़ाने के लिए टिलानिजाम ऐसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं।
परंतु टाइप 2 वालों का तो हमें वेट कम करना है, उसका फैट कम करना है, उसका कोई ऐसा योग तैयार करें जैसे त्रिफला के साथ कोई ऐसी चीज जैसे अदरक का भस्म का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। इस तरह की चीज कोई बने जिससे कि मैं समझता हूँ कि टाइप 2 वालों की जो है मेडिसिन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, टाइप 1 वालों की डिफरेंट होनी चाहिए। इन्हीं कंसेप्ट को जो मैंने बताया अभी आपसे कि अल्कलाइन मीडिया को मेंटेन करना है, खास करके ये टेस्ट करवाने हैं कि जिसका अगर सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बीटा सेल्स ठीक काम कर रहे हैं, उसके सी पेप्टाइड ठीक है, बीटा सेल्स ठीक है, अगर हुमाया ठीक है तो बीटा सेल्स ठीक है। उसको किस लिए हमने कोई ऐसी दवाई देनी है जिससे कि उसकी इंसुलिन बढ़े? उसका तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है कि उसके खून में से, उसके पहले तो खून मीठा है, अब उसके ऑर्गन मीठे किए जा रहे हैं। तो ये जो अप्रोच की जा रही है इस तरह की मेडिसिन की, जिससे हमारे जो है मॉडर्न सिस्टम में मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ इस तरह की मेडिसिन निकाली है, और टाइप 1 वालों के लिए इंसुलिन बनाई गई थी और टाइप 2 वालों को भी दिए जा रहा है। इसका मतलब टाइप 2 वाले जो है, जो इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उनको तो सिंपल फास्टिंग करवाइए ना। योशिनोरी ओशिमा का कंसेप्ट जो है कि अगर आप लंघनम प्रभु, क्योंकि आयुर्वेद बहुत मोटा है, उसका तर्पण करना पड़ेगा ना, तो उसको तो लंघन करवाना ही होगा। उसको किस वे से हम कहेंगे कि तो उसको उस टाइम के लिए फास्टिंग करे, ताकि उसका जो है वो जो अंदर के जो, क्योंकि योशिनोरी ओशिमा ने क्या कहा, उसने कहा ऑटोफेजी, आपके अंदर के जो गलत सेल्स हैं उसको वो इवन कैंसर के पेशेंट्स में उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और डायबिटीज में तो मार्वलस रिजल्ट्स हैं। अगर हम बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, तो उससे जो है डायबिटीज को हम बिल्कुल हटा सकते हैं, उसके बिल्कुल हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिंग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका प्रयोग करें, 12 घंटे से स्टार्ट करें, 14 घंटे करें, 16 घंटे करें, उससे क्या होगा कि हमारे जो है वो जो हमारी रिपेयर का कार्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं वो रेजुमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि 120 दिन लाइफ है उसकी सेल्स की, ब्लड सेल्स की रिवर्स हो जाते हैं। हमारी जो स्टमक की लेयर है 3 दिन में चेंज हो जाती है, हमारी टंग की है वो 7 दिन 4 दिन में हमारी टंग की जो कोटिंग है वो चेंज हो जाती है। लिवर के सेल्स में वो रेजुमिनेट हो जाते हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो भी रेजुमिनेट हो जाती हैं। जो मतलब सारे जो सेल्स हैं उसके सभी जैसे टूटना बनना हर एक की लाइफ है, जैसे प्लेटलेट के 10 डेज लाइफ, हर एक की जो लाइफ है, तो क्यों नहीं हम रिवर्स कर सकते? पैंक्रियास के सेल्स में दोबारा से वो काम करने शुरू हो जाएंगे अगर हम बीच पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और अननेसेसरी जो है लोडिंग नहीं करें ज्यादा, मतलब उसके ऊपर, मतलब जो भोजन के ऊपर भोजन करते जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो इसकी अगर सही चिकित्सा सोचे तो हमारे विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण और वो जो सूत्र दिए हुए हैं उसके ऊपर काम करे। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, सिंपल अगर देखिए लाइफस्टाइल में हमारी अजीर्ण हो चुका हुआ है, हम ओवर के ऊपर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और वो जो है इंसुलिन, जो टाइप 2 वाले पेशेंट्स की जो है वो लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि वो थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ को मीठा खा लेते हैं, उस पर इंसुलिन आ जाती है, फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट खा, फिर इंसुलिन को आना पड़ता है। इंसुलिन बार बार आती है, एक तो फैटी लिवर का रही है और एक आपकी जो है शुगर के जो है परमानेंटली शुगर का मरीज बना रही है। इसलिए हमें कुछ ऐसे केसेस जो प्रोन टू डायबिटीज हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल इसको हटाना होगा। अपना जो ओवर ईटिंग की हैबिट है उसको बंद करें, और कार्बोहाइड्रेट्स को बार बार ना खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए जो है फैटी लिवर के लिए कल्प्रेट है, परंतु डायबिटीज के लिए जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है उससे भी ज्यादा रोल जो है वो आपके जो फैट का है। फैट मेटाबॉलिज्म और एसिडिक जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो बढ़ाते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रख के डायबिटीज की चिकित्सा करते हैं, और ऐसी आयुर्वेद की औषधियां जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख के कोई ऐसी आयुर्वेद के योग बनाए जाएं जिसमें हमारे जो पत्तों का जो है कोई मतलब जो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट लीव्स हैं उसके ऊपर आधारित जो है वो जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़े, ताकि हमारे जो है वो, क्योंकि विटामिन B12 का तो मुझे समझ नहीं आती कि विटामिन B12 में हमारे आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिसिन, क्योंकि विटामिन B12 को कुछ लोग कहते हैं तो उसमें नहीं होता, एनिमल फूड में भी नहीं है, वो बैक्टीरिया बनाते हैं, जो उसको बैक्टीरिया बनाने का कार्य जो है वो फर्मेंटेड फूड से होता है। इस तरह की चीजें जो है वो उसको बढ़ा सकती हैं। और विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने के लिए भी हमें कोई ना कोई जो आयुर्वेद की कोई ऐसी चीजें जिसका कुछ ऐसे जो ऑयल तिल का तेल है उसका प्रयोग, तिल का प्रयोग क्योंकि कैल्शियम बहुत होता है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट को नारियल का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। नारियल में भी कैल्शियम होता है। हमारे जो है कोकोनट वाटर का प्रयोग करें, है ना, इस तरह की चीजें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें, और सलाद का सेवन जो है हर भोजन से पहले करें। तो मैं जो नटशेल में आपको एक शेयर करना चाहूंगा कि सवेरे तो आपने स्मूदी लेनी है, और दोपहर का भोजन और लंच में अपने भोजन को उससे पहले जो ब्रेकफास्ट आप सैलड खाइए, और 50% जो है कोई भी आपका दाल को रात को भिगो के रख दे, किसी
हिस्सा आपका फ्रूट का, अपना जो दालों का हो जाए, दाल हो जाए, एक हिस्सा सब्जी है, जैसे घिया है, काली तोरी है, टिंडा है, पेठा है, दाल को हिस्सा, काले चने बहुत अच्छे हैं, सोयाबीन बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, मूंग की दाल बहुत अच्छी है, इनका सेवन करें। और साथ चौथा हिस्सा है अन्न का हो। अन्न में मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड कर रहा हूँ प्रयोग, बाजरे का करें, बाजरे का प्रयोग करें, जौ का, ज्वार का, है ना, मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मियां है तो ज्वार का आटा बहुत अच्छा है, जो सर्दियां हैं तो आपको बाजरा लेना चाहिए। स्ट्रेस नहीं, एक बात बहुत जरूरी करना हमको, सबसे जो स्मूदी शाम को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है कोई स्प्राउट्स करके दे सकते हैं कुछ, और यहाँ उसमें बादाम को पानी में भिगो दें, अखरोट को भिगो दें, है ना, क्योंकि उसमें वो भी हमारी जो है, क्योंकि उसमें इसकी रिपेयर करने में मदद करते हैं। और किशमिश, अंजीर वगैरह ऐसे जो, या नारियल का प्रयोग करें, इस तरह का जो बीच में ले सकते हैं आप। ये बंद करें। धन्यवाद। कुछ बोलना है अभी कुछ उनका? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल, सर हाँ, हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। थे मेरे ख्याल। जी जी, क्वेश्चंस हैं। हाँ, जी जी, आवाज आ रही सर? पहला क्वेश्चन हाँ, हाँ, डॉक्टर सुजाता का है। शी वांट्स टू नो हाँ, दैट हाँ। कैन विटामिन सी कॉज चेंज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन? विटामिन सी का रोल तो जहां तक है वो है ही, विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने आंवले का जिक्र किया है, मैंने आहार में कहा कि नींबू डालिए, इसका इम्पोर्टेंट है रोल, इसके एब्जॉर्प्शन होने में मदद करता है। परंतु जितना रोल हमारी रिपेयर ऑफ द पैंक्रियाज उसमें विटामिन डी का है और विटामिन B12 का है, उतना शायद विटामिन सी एब्जॉर्प्शन करने में तो मदद करता है, नो डाउट। परंतु जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो जो रिपेयरिंग की प्रोसेस में विटामिन डी का और विटामिन B12 का। और विटामिन डी मैंने बोला है वो आपका जो है 60 से कम नहीं होना चाहिए, और वो विटामिन B12 जो है वो 450 से कम नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू रिपेयर। बाकी विटामिन सी तो हमें जो है मात्रा में लेना ही लेना है, जैसे मैंने बताया कि स्मूदी लेंगे, नींबू का निचोड़ उसमें डालेंगे ही डालेंगे, है ना, तो वो तो हमें जब रॉ वेजिटेबल्स, हमने टमाटर खाए, खीरा खाया, है ना, उसमें हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो वो हमें जो है वो तो उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही, विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट। सर हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका ही कि हाँ, हाँ, शुड पर्सन अवॉइड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स टू डायबिटिक? हाँ, डायबिटीज पेशेंट टाइप 1 वालों के लिए तो एकदम चमत्कारिक लाभ मिलता है, क्योंकि कैसीन जो है उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमारे बीटा सेल्स की है। तो वो कैसीन को मारते मारते मारना चाहते हैं, कैसीन, हमारा इम्यून सिस्टम कैसीन को खत्म करना चाहता है, वो कर देता है हमारे बीटा सेल्स को। तो उसमें तो बड़े चमत्कारिक लाभ होते हैं जब हम किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करवा देते हैं, खास करके क्योंकि इसने स्ट्रेस में गाय भैंस वगैरह जो देते हैं उस तरह के जो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स का जो बहुत भारी इफेक्ट है। और मैंने जो बताया कि IGF जो है दूध में होता है, और उसका जो फैट का जो सबसे बड़ा सोर्स, जो फैट जो हमारी वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसुलिन में जो रुकावट करता है, जो हमारे मतलब जो सेल्स जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर जो ताले हैं उसको जो बंद कर देता है, वो फैट जो है वो दूध से ही मिलता है। अगर हमने दूध को बंद कर दिया तो वो हमारा फैट जो है वो वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा। और क्योंकि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में तो 85 वर्ड लिखा है, ददीना वर्ड लिखा है, ये जो उसका निदान के कारण है, इसको तो आयुर्वेद के ही कंसेप्ट को आज मॉडर्न डॉक्टर्स ने वर्क किया और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर हम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं तो हम डायबिटीज को जीत प्राप्त कर सकते हैं। टाइप 2 वालों के लिए भी जरूरी है बंद करना, टाइप 1 वालों के लिए तो कमाल ही करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विंतेश्वरी नौटियाल एनिमल जी का। फूड टोटली बंद करना है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, शी वांट्स टू नो अबाउट काइंडली गाइड इफ HbA1c इज मोर देन 9 कैन वी रिवर्स इट? 100% HbA1c अगर 9 किसी का है तो वो रिवर्स हो सकता है, वो अगर दूध का प्रोडक्ट टोटली बंद करते हैं, टोटली, बल्कि गोलियों की भी डोज हमारी कब कब, क्योंकि वो आपके जो है आपके ब्लड में जो गोलियां है मोस्टली, जैसे मेटफॉर्मिन है या जो भी ग्लिमेप्राइड है या जो भी मॉडर्न मेडिसिन भी जो हैं, वो अल्टीमेटली क्या कर क्या रही हैं, है ना, सिटाग्लिप्टिन वगैरह, अल्टीमेट उनका क्या रोल है कि हमारे ब्लड में, हमारे घर में अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है, हम कचरे को उठा करके घर से अपनी अलमारी में ठोस दें तो हमने इलाज थोड़ा किया। वो आपकी शुगर ब्लड में थी, पहले आपके खून मीठा था, आपकी चाशनी मीठी थी, अब आपने रसगुल्ले मीठे कर दिए। रसगुल्ले मीठे करने से HbA1c बढ़ता है। आपने ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर कर रही है उसको रोकिए, उसको हटाइए उसमें रास्ते से, उसकी जगह अल्कलाइन डाइट पे आ जाइए, घिया खाइए, काली तोरी खाइए, टिंडे खाइए या स्मूदी का सेवन करिए, आपका जो है वो HbA1c कम हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा। दूध बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर दीजिए,
फास्ट फूड, नूडल, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, मैदा प्रोडक्ट्स, है ना, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड तेल, रिफाइंड कुछ भी रिफाइंड, जिसमें रिफाइनरी आ गया, जो भी इंडस्ट्रियल फूड है उसको टोटली बंद कीजिए। पैक्टो वाले फूड को पैक्टो में ही रहने दीजिए, पैकेट फूड को बंद कर दीजिए, दूध के प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए, और एसिडिक भोजन को बंद कर दीजिए। तेजाबी मादे वाली चीजें जितनी भी हैं उसको बंद कीजिए। तो अचार है या कोई ऐसी चीजें देते हैं आप जो उसके आपके जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, अपने टेस्ट करवाइए सबसे पहले, क्योंकि HbA1c तो वो आउटकम है आपका लेवल्स को बता रहा है, परंतु आपको ये देखना है कि हमारा HB, हमारा जो है हाइपर जो HSCRP अगर ज्यादा है तो उसके कॉज को हटाइए, वो आपके एसिडिटी से रिलेटेड है। अगर आपका सी पेप्टाइड ठीक है तो फिर आपको कोई भी ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए जो कि आपके इंसुलिन को बढ़ाए ना। जो बीटा सेल्स ठीक काम कर रहे हैं तो फिर कोई नजदीक भी नहीं आनी चाहिए। कि अगर आपकी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फास्टिंग इंसुलिन अगर आपकी 10 है, 14 है या 15 है, तो इट इज वेरी डेंजरस। तो फिर HbA1c ठीक नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर हम उसको HbA1c को ठीक करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे फास्टिंग इंसुलिन को चेक करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग शुगर कर देते हैं, फास्टिंग जो है वो हम इन टेस्टों को, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है को रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी को चेक करिए, विटामिन B12 को चेक करिए। B12 देखिए आपका 450 से कम तो नहीं है, अपना विटामिन डी देखिए 60 से कम तो नहीं है, आपका HSCRP देखिए वो 1 से कम तो ज्यादा नहीं है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखिए। मतलब जो टेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका जरूर उसका यूज करें, और अपने उस सिद्धांत को, आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत है उसको ध्यान में रखे कि गुड़ के बने हुए पदार्थ नहीं खाने, नया अन्न नहीं खाना, मीन्स गेहूं, चावल और दूध। ये 3 चीजों को आयुर्वेद ने मना किया है, तो इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ये आयुर्वेद की जो सूत्र है उसको उन्होंने ओरिजिनल अन्न के ऊपर जोर दिया था। उन्होंने जगह जगह पे कोदो लिखा हुआ है, चरक में, चरक कोदो चावल खाइए। हमने उन्हीं चीजों को, कंगनी, कोदो, क्या है, वही तो फोक्सटेल है, वही तो कोदो मिलेट्स है, वही तो आपके जो अन्न बताए हैं 4-5 प्रकार के, मैं 5000 मिलेट्स हैं, है ना, इसको मतलब लिटिल मिलेट्स हैं, कुटकी बोलते हैं उसको, कटकी करके चावल आते हैं, कुटकी चावल। तो ये जो अलग अलग चावल हैं यहाँ, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक जो है उसको ध्यान में रखिए, और साथ में जो है अपना ऐसा फूड खाइए जिसका जो ग्लाइसेमिक लोड उसका भी ध्यान रखें। जैसे अब तरबूज है, उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो उसका बहुत कम है, 20 से कम ग्लाइसेमिक लोड हो। ग्लाइसेमिक लोड का भी ध्यान रखना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी ध्यान रखना है, किससे ग्लाइसेमिक और जिससे GI इंडेक्स बढ़ता है वो जल्दी जल्दी शुगर को बढ़ा देते हैं, उन चीजों को अवॉइड करें। आप सुन के हैरान कि मैंगो का GI बहुत कम है, इसलिए अब मैंगो को मना नहीं है, अगर आप मैंगो खाना चाहें तो थोड़ी मात्रा में जरूर ले सकते हैं। वो फल जो है आपका GI बहुत कम रखता है, परंतु एक रोटी कम कर दीजिए, आपका वो मैंगो लेना उसका ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाए तो इट्स वंडरफुल। सर अगेन उनका एक और क्वेश्चन है, इन इंटरमिटेंट फास्टिंग दे एडवाइज टू इंक्रीज फैट। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है टाइप 1 वालों को तो नहीं मैं कहूंगा, जिनको जो ग्लिमिप्राइड ऐसी दवाइयों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जिनका जो है वो जो कि जिसके इंसुलिन कम बन, जिनके अंदर जो ऑलरेडी लो, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की जिनके चांसेस हैं, उनको नहीं करना। जो बहुत मोटे हैं और जिनका जो है शुगर लेवल, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनका ज्यादा है, जिनकी इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज्यादा रहती है, उनको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो वो तो जादू की तरह काम होगा, क्योंकि उनको जब वो खाएंगे नहीं तो उनको इंसुलिन आएगी नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, बीमारी ठीक हो गई। इट इज वेरी सिंपल। योशिनोरी ओशिमा जो जापानीज है, उसने हमारे इस आयुर्वेद के कंसेप्ट को, लंघनम परम औषधम को लेकर के नोबेल प्राइज ले लिया। तो क्यों नहीं हम आयुर्वेद के अपने अपतर्पण चिकित्सा, हमने कहा है ना, जो टाइप 1 वालों को संतर्पण करवाना है, उसको ब्रिंगनी औषधियां देनी है, टाइप 2 वालों को जो है वो अपतर्पण की चिकित्सा करनी है। अपतर्पण में हमारा लंघन का जिक्र है, तो लंघन करवाना जरूरी है। अपतर्पण चिकित्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, जो मेदस्वी है, मोटा है, उसका वेट ज्यादा है, ओवर वेट पर्सन है, उसको भूखा रहना उसके लिए जादू की तरह काम करेगा। उसको अपना जो ये टेस्ट जरूर करवा लेना है, फास्टिंग इंसुलिन कितनी है उसकी, डेफिनेटली फास्टिंग इंसुलिन 15-20 से ऊपर होगी, ठीक है। वैसे नॉर्मल के टेस्ट में लिख देते हैं 25 तक, परंतु इस पर जो रिसर्च कहती है, को ये कहती है कि जो फास्टिंग में इंसुलिन किस लिए आए, क्यों आनी चाहिए, वो 2 से लेके 2.5 to 4, जिसका 2 से लेके 4 मैक्सिमम 5 तक चले जाए, इससे ज्यादा फास्टिंग इंसुलिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी ज्यादा है और वो अगर वो करता है, जो इसको व्रत रख लेता है या फास्टिंग करता है, तो उसको तो बहुत फायदा होगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, उसके वो जो चर्बी इकट्ठी हुई है जो उसके सेल्स के आसपास है ना, इंट्रामायोसेलुलर जो लिपिड है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेशन ऑफ द ग्लू, क्योंकि इंसुलिन तो उनकी ऑलरेडी ठीक मान रही है। एक आदमी 40-50 साल से नॉर्मल जी रहा है, आराम से मस्ती मार रहा है, उसको इंसुलिन की कमी थोड़ा ही है उसका सी पेप्टाइड डेफिनेटली ठीक होगा। उस बेचारे को तो सिंपल ओवर ईटिंग की वजह से उसका जो है फैट कमुलेट हुआ है, उसके लिए तो लंघन बेस्ट औषधि है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज जादू फॉर दी पर्सन
who are suffering from the type 2 diabetes and जो मोटे हैं, obese हैं, और जिनका फास्टिंग ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डॉक्टर चंद्रगुप्त, व्हाट अबाउट द बसंत कुसुमाकर रस व्हिच इज गिवन विद मिल्क? देखो, मिल्क से देने की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप मिल्क से ना दे करके इसको हल्के से हनी से दे, वो प्योर हो हनी, है ना, वो बेटर है, बजाय इसको आप मिल्क से दे। मिल्क जो है वो इसको ना दे करके, क्योंकि मिल्क को मैं समझता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मिल्क अच्छा नहीं है। अगर देना भी है तो एक आधे चम्मच से, इतना क्या, एक आध चम्मच से अगर दे देंगे बसंत कुसुमा घोलने के लिए, क्योंकि फैट सोल्यूबल मानते हैं, तो उसको बस में उसको दे सकते हैं। परंतु बसंत कुसुमा का रस का रोल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी है या उसके लिए इससे वंडरफुल। मैंने डाबर का यूज किया है बसंत कुसुमा का रस, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नमनेस होती है पेशेंट्स को, उसको बड़ा फायदा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारी जो भस्में हैं वो क्यों ना रोगा नाम, ना दोषा नाम, ना दूषा नाम परीक्षणम, ना देशस है, ना कालस्य कार्यम रस। जो रस दोषती है वो तो जादू करती हैं। पारागंधक उसको तो आत्मा का स्थान दिया है भाई आयुर्वेद में, यथा ही आत्मा यथा ही रस तथा आत्मा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो रसोष्टियों का सेवन तो आप करवाएं, बहुत बढ़िया है, परंतु उसका अगर अनुपान आप जो है वो मिल्क की बजाय अगर आप शहद भी दे देंगे तो कोई स्मॉल क्वांटिटी में, और प्योर शहद होना चाहिए। मैं समझता हूँ डाबर का हनी बहुत अच्छा है, वो उसके साथ भी दे सकते हैं आप। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अर्चना पटवार का, इफ डायबिटिक पेशेंट इज एनीमिक एंड हीमोग्लोबिन इज 6, what should to increase? She wants to know the what product for increasing hemoglobin. देखो, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए तो मैंने बताया ना, पत्ते जो है हमारे, पत्ते जो है चुलाई के पत्ते हैं, जल्दी से जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। काले चने का पानी है, अनार का जूस है, ये जो चीजें हैं हमारी हमारे भरे पड़े हैं आयरन से भी। और इसमें जो है जूस भी, अनार जो उसका रंग, केला है, एक केला खा लीजिए, नो प्रॉब्लम, बनाना कुछ नहीं कहने वाला आपको, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। आपने रोटी कम करनी है, अनाज को कम करना है, आप फलों का सेवन करें। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि उनको कोई भी फल जो है उसका कोई नुकसान नहीं करने वाले। डायबिटीज टाइप 2 वालों को फलों का सेवन करें, उसकी स्मूदी लें, 3-4 पत्तों का, जैसे मैंने बताया, कभी पालक के पत्ते लिए, पालक के पत्तों की स्मूदी ले ली, कभी चुलाई के पत्ते की ले ली, कभी बाथू के पत्ते के लिए, जो भी आपको मौसम के हिसाब से मिलते हैं पत्ते जो के आसपास, उसमें थोड़े से धनिया, कड़ी पत्ता डाल दें, पान का पत्ता डाल दें। काले चने की तरी बहुत अच्छी है, काले चने बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्लैक चने होगा वो यूज कर सकते हैं साथ में, और वो तो वैसे भी मतलब चना जो है वो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो फैट को भी उसको भी कम करता है ना वो, तो उसको हमारे लिए, इसके लिए डायबिटीज के पेशेंट को काले चने का प्रयोग कराएं। इवन सोयाबीन यू कैन गिव। ये सारी चीजें जो है आपका, अनार का तो है ही, माना हुआ है अनार इज मेरे कल, अमरूद का सेवन करें, नाक है, सेब है, सब में है आयरन, तो नो प्रॉब्लम, कच्ची चीजें खाएं। जी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पुरातन मधु कैन बी यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स? हाँ, पुरातन मधु तो देखो, ओल्ड गुड़ की भी प्रशंसा है, मधु की तो है ही। मधु प्योर होना चाहिए, मतलब जो, क्योंकि एक्चुअली इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो बेसिकली मैं जहां तक ये बात समझता हूँ कि जो मधु का जो है ना, इसमें, क्योंकि ये नो डाउट के इट्स एनिमल फूड, इसका जो, परंतु वो कलेक्ट करते हैं प्लांट से, जो प्लांट के रस है, जैसे हमारा ओज है ना, सारे मतलब धातुओं का रस, इसी से प्लांट में उसका, सारे प्लांट का सार है। तो इसलिए मधु को अगर हमने वो कुछ शुद्ध मिल जाता है, और वो पुरातन है, वो तो जादू है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डायबिटिक 2 में अगर पेशेंट कृष है तो उसे क्या फास्टिंग कराएंगे या नहीं? जो कृष है, जो कमजोर है ना, दुर्बल को नहीं करवानी, उसके तो अब तक जो कोई अगर दुर्बल है, उसका वेट कम है उसका, उसको नहीं करवानी। मैं वो तभी बता रहा हूँ कि जो मोटे लोग हैं, जो जिसको हमने आयुर्वेद के ग्रंथों में जिसको अपतर्पण चिकित्सा बोला गया है, 2 प्रकार की चिकित्सा के भेद किए हैं ना, संतर्पण अपतर्पण। जो कृष है उसका संतर्पण करना है, उसको संतर्पण औषधियां देनी, उसको खजूर खिलाइए, उसको बादाम खिलाइए, उसको काजू खिलाइए, उसको अंजीर खिलाइए, उसको तो सारी चीजें देनी है। परंतु जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसी और चीजें देनी है जो हमारी प्लांट बेस्ड हो, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, वो वाले फल, फ्रूट्स, मेवे, सूखे मेवे खूब खिलाइए। ब्रिंगर औषधि करनी है, उसको नहीं करवानी है अपने फास्टिंग, ठीक है? 2-3 फॉर टाइप 2 पेशेंट, और जो ओबीज हैं, ओबीज के लिए है फास्टिंग, ठीक है? यस सर। अभी हमारे अटेंडीज में 2-3 डॉक्टर है जिन्होंने हैंड रेज करके हैं। डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, सर प्लीज पूछिए क्वेश्चन। हाँ, डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी प्लीज पूछिए। हाँ जी बोल। सर हेलो। हाँ जी, शायद सर हेलो, हाँ सर पूछिए प्लीज। हेलो जी सर, हेलो, आप ऑडिबल हैं सर, पूछिए। हाँ मैं ऑडिबल हूँ। नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी है, मैं इनको बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। मेरा और क्वेश्चन नहीं था कोई जो है,
So nice, thank you. बहुत मैं ठीक है, साधुवाद दे रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, धन्यवाद सर। Thank जी, you, जी। thank you. सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर सुशील शर्मा का, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर ऑफ बार्ली, जौ के वाटर का, एंड ओट इन डायबिटीज? ओट्स का डायबिटीज में उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, ओट्स का भी ज्यादा है, जौ का कम है। जौ का प्रयोग कर सकते हैं, बार्ले पर सकते हैं। उसका बार्ले जो है, बार्ले पर्ल बार्ले के साथ एक भोजन हमारा जो है उसका एक आहार में आप कर सकते हैं। 25% पर्ल बार्ले हो जाए, 25% आपका कोई सलाद हो जाए, 25% आपका दाल हो जाए कोई, और 25% ही आपकी कोई सब्जी हो जाए। इस तरह का अगर आप लंच और डिनर में प्रयोग करें, लंच और डिनर में से एक टाइम पे कर लें बार्ले का, एक टाइम पे कोई दूसरा अनाज कर लीजिए। परंतु मैं गो फॉर गॉड से 3-4 अनाज मिक्स नहीं करने। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। अनाजों को मिक्स नहीं करना, दालों को मिक्स कर सकते हैं, सलाद को मिक्स कर सकते हैं, फलों को भी मिक्स कर सकते हैं, परंतु अन्न को मिक्स नहीं करना। विरुद्ध अन्न का जो है, क्योंकि हर एक के जो वीर्य ब्रस्ट वीर्य विपाक जो है डिफरेंट है, वो उससे आपके जो है वो इंटरेक्शन हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। इस पर रिसर्च हो चुकी हुई है। ठीक है जी जी। और एक दो पार्टिसिपेंट और हैं जिन्होंने हैंड रेज करता है। हाँ। अशोक शर्मा जी, प्लीज बताइए। अशोक जी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। अशोक जी प्लीज बोलिए। अशोक, आई थिंक सर हाँ। उनका भी कोई नेटवर्क इशू है। मिक्स करके मना करा है। हाँ जी, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है भला अशोक जी? अशोक जी प्लीज। मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हूँ, रिटायर्ड। वंडरफुल, अशोक। गुड। हाँ जी अशोक जी। मैं ये बताइए। पूछना चाह रहा था, हाँ। फर्मेंटेड फूड में क्या एग्जाम्पल रहेगा? एग्जाम्पल में ढोकला, फर्मेंटेड फूड में कांजी, फर्मेंटेड फूड में कुछ हद तक हम कह सकते हैं, अगर हमने जैसे मूंगफली को लेकर के रात को भिगो दिया, उसको जो है उसकी हमने उसका दूध बना लिया या काजू का दूध बना लिया, क्योंकि प्लांट पेस्ट जो है सोयाबीन का दूध बना, इन चीजों का जो दूध बना करके उसको फर्मेंट कर ले, उसकी दही बना लें, वो फर्मेंटेड फूड है, उसका सेवन कर सकते हैं। इवन आपका जो बार्ले है, जिसको आपके जो जिसकी मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा था अभी, मिलेट्स की, जो कि जादू की तरह काम करते हैं, मिलेट्स के प्रयोग में क्या करना है कि रात को मिलेट्स को भिगो देना है, सवेरे उसके मिलेट्स को बना करके उसमें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डालना है, उसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। उसको जैसे दोपहर को बनाए, अगले दिन फिर उसका प्रयोग करें, उसकी फर्मेंटेशन की जा सकती है। उसकी बकायदा खमीर उठाने की पूरी विधि है। ठीक है, उसका जो है उसका प्रयोग करें तो आपकी विटामिन B12 भी लेवल पे रहेगी विदाउट टेकिंग एनी B12। तो खमीर का तो जो छोटी सी एग्जांपल मैंने जो दी है वो है ढोकला, जो हम आम भोजन को जो उसको वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं। थोड़ा सा खमीर तो उठाना है उसमें बैक्टीरियल एक्शन से, क्योंकि विटामिन B12 बनाने की ताकत सिर्फ बैक्टीरिया की, जो हमारे जो फेवरेबल बैक्टीरिया हैं उनका इंपॉर्टेंस है, जो कि हमारी गट में होते हैं। तभी तो बड़ी आंत में ही रीअब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन B12 होती है। वो हमारी बड़ी आंत में जो हमारा फ्लोरा होता है, जब हम अपने एंटीबायोटिक्स देकर के अपना फ्लोरा खराब कर बैठते हैं तो हमारी जो है विटामिन B12 की कमी होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली मैं हमेशा ये 3 चीजों कहता हूँ कि देयर आर ओनली 3 जो इम्बैलेंसेज हैं। वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं समदोष है, समअग्नि से समधातु मलक्रिया। क्या मतलब है समदोष? समदोष तभी होंगे जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, जब आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस ना हो। दूसरा नंबर पे ग्लूकोज इम्बैलेंस, और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो रहा है, आज जो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर देते हैं, हमारा माइक्रोब्स का जो इम्बैलेंस हो रहा है, उससे हमारी विभिन्न बीमारियां हो रही हैं। और विटामिन B12 की जो आपने खमीर वाली बात की, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि खमीर को उठाइए, इसका सेवन करिए, इससे आपका जो माइक्रोबियल बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो काट करके जैसे वो बना देते हैं ना कोई चीज, पर वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। मैं एनिमल बेस्ड जो दही है उसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, दूध वाली दही नहीं रिकमेंड करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हाँ। ईश्वरी नौटियाल जी का। She wants to know नौटियाल जी that का, हाँ जी। can we correlate intermittent fasting with Guru Avtarpan? तर्पण, जी गुरु अवतर्पण। यस, हाँ, उसका कर सकते हैं ना। उसको अवतर्पण चिकित्सा का ही तो पार्ट है, लंघन तो उसी को तो योशिनोरी ओशिमा ने किया काम, उसको नोबेल प्राइज मिला इसी के ऊपर। जी। तो उसने यही कहा कि आपको ऑटोफेजी, उसने कहा था कि ऑटोफेजी जो हमारे बॉडी में जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, चाहे वो वहां पे फैट कम्युलेशन हो रही है, उसको वो हमारे सेल्स खा जाएंगे। अब तर्पण का ही तो भेद है वो जो ऑटोफेजी है वो तर्पण ही है, लंघन ही है वो। लंघनम परमोष्टम, फास्टिंग करें, बहुत अच्छा है टाइप 2 वालों के लिए। जी सर हो गए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जी सर। अच्छा जी अगर कोई और क्वेरी आएगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। मोस्ट वेलकम। जी सर।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और बेहतरीन नहीं, जानकारी आपका हमें धन्यवाद मिली। है, आपने सारा इस तरह से मतलब जो आयोजन किया है, यू डिजर्व कांग्रेचुलेशन, जो आपने बड़ा अच्छा थैंक यू सो एक मच। मुद्दा उठाया है, जिसको मतलब हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर जो बातचीत श्योर करने का मुझे श्योर मौका सर, मिला। आपसे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। लास्ट टाइम भी हमने आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी थी, तो इस टाइम भी हमें वही चीज़ें मिली। थैंक यू सो मच सर। मैं डाबर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही सारे पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सर।